नकार रगेश शेखर एक जीवनी भाग एक पुरुष और परिस्थिति। अब तक हमने देखा कि शेखर को टहलते हुए शारदा का घर दिखता है। वहाँ वह उसकी माता से मिलता है। अब आगे 8वें और 9वें दिन भी पढ़ाई नहीं हुई। तब उसे याद आया सदाशिव ने 10 दिन के लिए वहाँ आने की बात कही थी। क्या कल लौटना होगा? वह जल्दी कपड़े पहनकर फिर उधर चला। फाटक के भीतर घुसते ही उसने देखा कोठी की एक ओर शारदा खड़ी है। उसने यह भी लक्ष्य किया कि शारदा ने भी उसे देख लिया है, पहचान लिया, और क्षण भर भी रुके बिना फौरन भीतर चली गई। वह भीतर जाकर बैठ गई। माँ थी, उनसे बातचीत करने लगी। आज चाय को भी उसने इनकार नहीं किया। उसमें कुछ समय तो लगेगा। शारदा कमरे में आई और अब मानो उसने पहले पहल शेखर को देखा। विस्मय के स्वर में बोली, तुम यहाँ कहाँ, कब आए? शेखर ने उत्तर देने से पहले ही माँ ने मीठे स्वर में कहा, बेटे इनके लिए चाय बनवा कर भेज दो। शेखर ने लक्ष्य किया कि माँ के स्वर की वह मिठास सभ्यता के बरसों के अनुभव से प्राप्त हुई है। चाय पीकर वह चला। शारदा फिर नहीं दिखी। घर पहुंचकर शेखर ने सदाशिव से कहा, क्या कल ही चलना होगा? 2-1 दिन ठहर नहीं सकते? 2 छोड़ो कि 3 दिन ठहरो। पढ़ाई ठीक हो रही है? हाँ। कितने घंटे पढ़ते हो? हफ्ते भर में ही क्या सूरत निकल आई है? कुछ मद्रास के लिए भी छोड़ दो ना। हाँ, कहकर शेखर फिर एकांतवास में घुस गया। शेखर रोज़ वहाँ जाता लेकिन बंगले के भीतर न घुसता। उसने समझ लिया था कि शारदा अब उससे मिलने का बड़े सभ्य, मीठे लेकिन दृढ़ ढंग से विरोध हो रहा। वह फाटक से कुछ दूर बाहर खड़ा होकर प्रतीक्षा करता। तीसरे दिन शारदा अकेली बाहर निकली। उसके हाथ में एक सैटिन का मिनी बैग था, शायद बाजार के लिए निकली थी। शेखर एक पेड़ की आड़ में था। जब शारदा बिल्कुल पास आ गई तब वहां निकलकर उसने पुकारा, शारदा। शारदा का चेहरा खिल उठा, लेकिन फौरन ही उसने मुड़कर एक भीत दृष्टि से पीछे बंगले को ओर देखा। शेखर ने कहा, तुम तो ऐसे डरती हो जैसे मैं कोई भूत हूँ। शारदा ने उत्तर नहीं दिया। तुम मुझे बताए बिना क्यों चली आई थी? मीठे उल्हने से शेखर ने कहा। और तुम मुझे बताए बिना कहाँ गुम हो गए थे? मैं तो जानती भी न थी कि तुम कहाँ हो। शेखर ने लक्ष्य किया कि वे पास के एक पार्क की ओर जा रहे हैं। आजकल क्या कर रही हो? परीक्षा की तैयारी। 10-15 दिन रह गए। मैट्रिक? हाँ। मेरी भी परीक्षा होने वाली है। इंटर की? हाँ। थोड़ी देर की शांति के बाद शेखर ने कहा, परीक्षा के बाद तुम मद्रास आ जाना, वहीं कॉलेज में पढ़ना। क्यों? मैं भी वहाँ होऊंगा। और जो ना आऊँ तो? शारदा थोड़ी सी मुस्काई। तो मैं समझूंगा मैं तुम्हारा कोई नहीं। तुम हो कौन? शेखर उसी फीकी रोशनी में देख नहीं सका कि शारदा मुस्कुरा रही है या नहीं। वह पार्क के फाटक की चिरखड़ी घुमाने लगा, लेकिन शारदा ने कहा, नहीं, अब नहीं, मैं जाती हूँ, माँ बिगड़ेगी, फिर आऊँगी। और जल्दी जल्दी लौट गई। शेखर भी धीमे धीमे घर लौट आया। सवेरे पार्क में वे फिर मिले। बातें रुक रुक कर शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे बांध खुल गया। शारदा ने बताया कि बड़ी बहन की शादी के लिए वे चले आए और उसी में समय पिता की बदली यहाँ हो गई थी। तब से वे यहीं थे। उसने यह भी बतलाया कि शेखर के परीक्षा देने चले जाने के बाद वह बहुत रोई थी, रो रो कर बीमार हो गई थी। तब माँ ने कुछ कुछ समझ लिया था कि उसे क्या हो रहा है, और तब से उसका व्यवहार कुछ बदल गया था। उसने शारदा को बच्चा समझना छोड़ दिया था। अब वह उससे बराबरी का विनयपूर्ण बर्ताव करती थी। लेकिन उस विनय में कितना शासन था। कहते कहते एकाएक मुस्कुराकर बोली, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना। और अब शेखर अपनी बातें कहने लगा, कैसे उसकी माँ भी कठोर शासन करती है जिसमें विनय भी नहीं। कैसे उसने कॉलेज में मित्र बनाए, अपने एंटीगोनम लीग की बातें, उसके आदर्श, उसकी रात्रि पाठशाला, उसकी निराशा, उसके सखा, समुद्र और मंदिर और कमल के पत्ते। और फिर वह सुनाने लगा किस तरह वह महाबलीपुर गया था, किस तरह वहाँ समुद्र में तैरने लगा और डूब गया था। शारदा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली जो शेखर को बड़ी प्रिय लगी। उसमें शेखर के लिए इतनी चिंता थी। तब वह और भी रोमांचकारी कहानियां सुनाने लगा, अपने घर से भागने की, कश्मीर में झील में डूबने की। शारदा ने कहा, बस करो, और नहीं सुन सकूंगी ऐसी बातें। क्यों? वायदा करो कि मनोगे, बताओ तो। तुमसे कुछ मांगना है, वायदा करो कि दोगे। दूंगा। वचन दो कि अपने जीवन से ऐसा खिलवाड़ नहीं करोगे, उसे खतरे में नहीं डालोगे। शेखर का हृदय
सुख से भरा आ रहा था और उसके साथ ही साथ उसमें एक साहस का भी उदय हो रहा था। लेकिन उसका दिल धड़कन के मारे फट जाएगा। उसने एकाएक कह ही दिया, शारदा, तुम मुझे प्यार करती हो? शारदा ने उत्तर नहीं दिया। बताओ शारदा, प्यार करती हो? शारदा ने हड़बड़ाकर उठते हुए कहा, मैं घर जाती हूँ, अब बड़ी देर हो गई। माँ नाराज़ होगी, फिर कभी बाहर भी नहीं निकल सकूंगी। इतनी देर? शेखर के दिल की धड़कन धीरे धीरे शांत हो रही थी। आराम वह कर चुका था, अब आगे बढ़ना उतना कठिन नहीं था। शारदा के प्रश्न टालने से वह कुछ अप्रतिभ तो हुआ, लेकिन फिर भी आग्रह से कहने लगा, पहले मैं नहीं जानता था कि प्यार क्या होता है, अब जानता हूँ। मैं तुम्हारा आदर कर सकूँगा शारदा। बताओ, प्यार करती हो? और जो मैं कहूँ कि नहीं करती तो तो शेखर से कुछ कहते नहीं बना। वह काफ़ी देर चुप रहा, भीतर ही भीतर न जाने क्या उलटफेर करता रहा। फिर उसने कहा, शायद अभी मुझे पूछना नहीं चाहिए, पर मद्रास तो आओगी ना? यह विषय परिवर्तन शायद उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन शेखर ने यह नहीं देखा। शारदा ने खंडित से होकर कहा, और अगर ना आई तो? आई कैसे नहीं, आना पड़ेगा। शेखर ने कुछ क्रोध में, कुछ अपने से ही उस क्रोध को छिपाने के लिए हंसी में कहा, और धागे धीरे धीरे उलझने लगे। शारदा ने कहा, नहीं आऊँगी, यही पढ़ूंगी। वहाँ आना व्यर्थ है, और मैं अकेली कहाँ रहूँगी? और तुम नहीं आओगी तो मैं समझूंगा तुम मुझे बिल्कुल नहीं चाहती। शारदा ने और भी कुंठित स्वर में, जैसे उसके बाद दोहराते हुए कहा, अब तो जान पड़ता है, तुम्हें ऐसा सोचने का मौका देना ही पड़ेगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहती। शारदा, शारदा चुप, शारदा। वह फिर चुप। शारदा, अब की बार कांपते हुए स्वर से, शारदा, तुम्हें वह दिन याद है? और शेखर जल्दी जल्दी 2 वर्ष पहले की कितनी ही बातें गिना गया। स्कूल से आती हुई शारदा की प्रतीक्षा, चीड़ के वन में उनका मिलना, इकट्ठे बैठकर गीतांजलि का पाठ, फूलों का बिनना, और अंत में वह क्षण जब उसने एकाएक उठकर दोनों हाथों से शारदा की आंखें भींच रही थी और उसके केशों में अपना मुंह छुपा लिया, और उसके सौरभ से अभिभूत होकर शारदा ने भी मुंह फेरकर व्यथित कांपते हुए स्वर में रुक रुक कर कहा, जिन बातों का ना हुआ होना ही अधिक उचित था, उन्हें याद करने में कुछ लाभ है, ऐसा मैं नहीं समझती। शेखर ने आगे बढ़कर शारदा की दोनों कलाई पकड़ ली। उसके आवेग में, उसके स्पर्श में, उसके स्वर में एक साथ ही यत्न से दबाया कोप भी था और व्याकुल अभ्यर्थना। शारदा, यह तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझसे प्यार करती हो? कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। छोड़ दो मेरा हाथ। कहती क्यों नहीं, कहो। शेखर ने अपनी पकड़ और भी कड़ी कर ली। तब एकाएक रोष और आंसुओं से रुंधे स्वर से, तुम्हें प्यार? मुझे खेद है कि मैंने तुमसे कभी बात भी की। शारदा ने झटक कर अपने हाथ छुड़ा लिए और अपने कलाइयों पर पड़ी हुई शेखर की उंगलियों की गहरी छाप को देखते हुए घर की ओर दौड़ी। शेखर कुछ देर वहीं स्तब्ध खड़ा रहा, समझने की कोशिश करता हुआ कि यह क्या हुआ, फिर धीरे धीरे घर लौट चला। अगले दिन फिर सुबह और शाम शेखर पार्क में जाकर प्रतीक्षा करता रहा। शारदा नहीं आई। तब शेखर को एकाएक विश्वास हो गया कि सब कुछ समाप्त हो गया। उसे अचंभा नहीं हुआ। समुद्र ने उसे स्वीकार नहीं किया था। समुद्र अपनी नीलिमा में सब कुछ अपना लेता है। उसने भी शेखर को अस्वीकार करके बाहर फेंक दिया था। वह उच्छिष्ट है। उसे शारदा नहीं स्वीकार करती तो अचंभा क्या। शेखर ने सदाशिव से कहा, अब वापस चलना चाहिए। तैयारी पूरी हो गई? तुम? सदाशिव एकाएक रुक गया, शेखर की आंखों में देखता रह गया। थोड़ी देर बाद उसने दुखी से स्वर में कहा, अच्छा चलो, वहीं चलकर देखेंगे कि कैसी तैयारी हुई। और वह जाने लगा। सदाशिव, तुम पूछते नहीं कि क्या हुआ? तुम दुखी हो, इस दुख में अकेले ही रहोगे, मेरे पास आना बुरा लगेगा। सदाशिव, तुम इतनी बातें जानते कैसे हो? सदाशिव ने धीरे से कहा, अपनी माँ के पागलपन से मैंने बहुत कुछ सीखा। जो भोग चुके हैं वही गुरु होने के काबिल होते हैं। चलते समय सब शेखर प्रणाम करने के लिए झुका। तब सदाशिव की माँ ने कहा, बेटा फिर कब आओगे? यह तो तुमने बताया नहीं। शेखर का जी भर आया। उसने एकाएक झुककर माँ के पैर छू लिए। माँ ने आर्द्र होकर उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। शेखर ने लक्ष्य किया कि ऐसे भाव से भरकर, जो कृतज्ञता के बहुत निकट था, कि माँ ने उसे वहाँ का साधारण आशीर्वचन, तुम सुखी हो, नहीं कहा। माँ ने कहा, तुम यशस्वी हो। कुछ दिन और वह निरर्थक उद्देश्यहीन मेहनत, वह अनदेखती आंखों की पढ़ाई, उसके बाद आकांक्षाहीन होकर परीक्षा में बैठना, फिर उसका भी अंत। शेखर ने जान लिया कि वह पास हो जाएगा,
लेकिन पास भर होगा, उससे अधिक कुछ नहीं। उसके संगी साथियों से विदा ली, फिर मद्रास से विदा लेने के लिए वह समुद्र तट पर गया। मद्रास के प्रांत से उसे उपरति हो गई थी। वह जानता था कि अब वहाँ नहीं लौटेगा। अब परिस्थिति से उसका संग्राम, उस उच्छिष्ट की मानलीला अब किसी दूसरे युद्ध मुख पर होगी। शारदा से विदा, शारदा के देश से विदा। बहुत देर तक वह समुद्र के उमड़ने और उतरने को देखा किया और उसकी अगाध रहस्यमयता को। शेखर एक जीवनी भाग 1 समाप्त।